इंट्रोडक्शन बाय बर्टन रसल। लाइफ के बारे में जो हमारे कॉन्सेप्शंस है जिन्हें हम फिलोसॉफिकल बुलाते हैं, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्शंस, हमारी बर्थ, हमारी डेथ, हमारी प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ, या इन सब चीज़ों के बारे में हम इनको जिस तरीके से एक तरीके से फिलोसॉफिकल बुलाते हैं, ये दो चीज़ों के प्रोडक्ट हैं। पहला हमारे रिलीजियस और एथिकल कॉन्सेप्शन जो कि हम इनहेरिट करते हैं, यानी हमेशा से हम हमारे पेरेंट्स से, हमारे एल्डर से सीखते हैं कि अकॉर्डिंग टू हमारा रिलीजन क्या है, हमारे एथिकल कॉन्सेप्शंस क्या है, कि कर्मा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। में एग्जाम्पल दे रही हूँ। एंड द अदर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच मे बी कॉल्ड साइंटिफिक यूजिंग वर्ड्स इन ब्रॉडेस्ट सेंस। तो एक जो है हमारा रिलीजियस और एथिकल कॉन्सेप्शन, और एक हमारा साइंटिफिक कॉन्सेप्शन है जो हम एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिविजुअल फिलोसोफर्स ने इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस करने की कोशिश की है, इन विच दीज टू फैक्टर्स एंटर्ड इन टू द सिस्टम, बट इन द प्रेजेंस बोथ इन सम डिग्रीज कैरेक्टराइज फिलोसफी। तो कहीं ना कहीं फिलोसफी में दो आता है, दोनों चीज़ें आती हैं, हमारे साइंटिफिक कन्विक्शंस भी और हमारे रिलीजियस और इनहेरिटेड एथिकल कन्विक्शंस भी। फिलॉसफी का यूज़ बहुत तरीके से होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड होती है, कभी कभी फिलॉसफी बहुत छोटे से उसमें हो जाता है। तो यहाँ पे फिलॉसफी को एक बहुत ही वाइड सेंस में, ब्रॉड सेंस में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, रसल उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। फिलॉसफी, जैसे कि रसल समझते हैं, समथिंग थियोलॉजी और साइंस के बीच में। थियोलॉजी मतलब बिलीफ इन गॉड, इफ यू आर सेइंग यू आर थियस्ट, मतलब कि यू बिलीव इन गॉड। तो थियोलॉजी मतलब द रिलीजन और द स्टडी ऑफ बिलीफ इन गॉड, वो सिस्टम। तो थियोलॉजी और साइंस, यानी कहीं ना कहीं रिलीजन, एक तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं थियोलॉजी को। तो बिटवीन रीजन, रिलीजन एंड साइंस, तो जैसे थियोलॉजी है, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेक्यूलेशंस। तो थियोलॉजी या रिलीजन जो है वो भी इन चीज़ों के बारे में स्पेक्यूलेशंस करता है, उसको फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि जैसे डेफिनेट नॉलेज क्या है, और मतलब बहुत सारी चीज़ों के जैसे। लेकिन साइंस की तरह इट अपील्स टू ह्यूमन रीजन rather than टू अथॉरिटी। Okay, so like theology, it consists of speculations on matters as to which definite knowledge has so far been unascertainable. But like science, it appears to human reason than to authority, whether the tradition of or that of revelation. तो थियोलॉजी कहीं ना कहीं हमें अथॉरिटी की पोजीशन से कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करता है कि गॉड है, उनके पास ये सुपर पावर है, उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स ने हमें कोई चीज़ करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया, तो हमें वही करना है। लेकिन साइंस क्या करता है, वो ह्यूमन रीज़न को अपील करने की कोशिश करता है कि कोई भी चीज़ अगर हम मान रहे हैं तो वैसा क्यों है। ऑल डेफिनेट नॉलेज सो आई शुड कंटेंट बिलोंग्स टू साइंस। तो डेफिनेट नॉलेज जो है वो साइंस को बिलोंग करती है, क्योंकि वो जितनी भी नॉलेज है वो अकॉर्डिंग टू एविडेंस और प्रूफ बेस करता है, और नॉट जस्ट अथॉरिटी या सुपर नेचुरल अथॉरिटी या पावर। ऑल डॉगमास टू वॉट सरपासेस डेफिनेट नॉलेज बिलोंग्स टू थियोलॉजी। तो वो सब चीज़ें जो डेफिनेट नॉलेज को पास कर देता है, यानी कि जो डेफिनेट नॉलेज नहीं है, जो बहुत ही बेस्ड नहीं है ऑन एविडेंस या फैक्ट, वो सब थियोलॉजी को बिलोंग करती है, सारी नॉलेज, जितना भी डॉगमा जिसे वो कह रहे हैं। लेकिन थियोलॉजी और साइंस के बीच में एक नो मैन्स लैंड है, एक्सपोज टू अटैक फ्रॉम बोथ साइंस। दिस नो मैन्स लैंड इज फिलोसफी। तो इन दोनों के बाहर निकल के एक चीज़ है जो कि है फिलोसफी, और ये फिलोसफी है नो मैन्स लैंड, जिसमें ना थियोलॉजी ना साइंस आता है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो कि सबसे इंटरेस्ट के हैं माइंड्स के लिए, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है, जो कि ना साइंस आंसर कर पाता है और ना ही थियोलॉजी यानी रिलीजन आंसर कर पाता है, वो क्वेश्चंस को आंसर करने का काम करता है फिलोसफी। जैसे कि क्या वर्ल्ड डिवाइडेड है माइंड और मैटर में, तो माइंड क्या है, मैटर क्या है। अब ये चीज़ ना साइंस एक्सप्लेन कर पाई है ना रिलीजन एक्सप्लेन कर पाई है। क्या माइंड सब्जेक्ट टू मैटर है, क्या इसकी माइंड के पास इंडिपेंडेंट पावर है, या माइंड वही चीज़ समझता है जो वो देखता है, परसीव करता है। क्या यूनिवर्स का कोई पर्पस है, क्या यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या ये एक गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या कोई लॉज ऑफ नेचर है, या फिर हम उसको सिर्फ बिलीव करते हैं क्योंकि हमें खुद के लिए एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि कोई वर्ल्ड ऑर्डर है जिस वजह से पूरी यूनिवर्स चल रही है। तो क्या एक्चुअल में ऐसी कोई वर्ल्ड ऑर्डर है, या ऐसा सिर्फ हम सोचना चाहते हैं, या फिर एवरीथिंग, और इज ही वॉट ही अपियर्स टू हैमलेट, क्या सभी चीज़ें एक साथ हैं, मतलब व्हाट इज़ इट, इन सारी क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना ये साइंस आंसर कर पाया, और ना ही थियोलॉजी या रिलीजन आंसर कर पाया, और ये सारे डोमेन में आते हैं फिलोसफी के। क्या गॉड जो है वो वैल्यू होना चाहिए, मतलब ये सारे क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करें। इन क्वेश्चंस का आंसर ना ही लैबोरेटरी में, यानी ना ही साइंस दे पाया है, ना थियोलॉजी दे पाया। लेकिन इन देयर वेरी डेफिनेटनेस कॉजेज मॉडर्न माइंड्स टू व्यू देम विथ सस्पेशन। ओके, थियोलॉजी ने भी इनको आंसर करने की कोशिश करी है कि जो है, जो ये है, यही सब सच है, यही है। लेकिन अगेन, इन आंसर्स को भी मॉडर्न माइंड्स ने फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से, हमने सस्पिशन से देखा है कि ये कैसे इतनी कॉन्फिडेंटली इन आंसर्स को कह पा रहे हैं।
द स्टडिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस इफ नॉट द आंसरिंग ऑफ देम इज द बिजनेस ऑफ फिलोसफी। तो भले ही इनको आंसर ना करना, पर कम से कम इन क्वेश्चंस को स्टडी करना, इनका इम्पैक्ट स्टडी करना, इनके बारे में रिसर्च करना, ये सब फिलोसफी का काम है। तो हो सकता है कि फिलोसफिकली भी हमें इनका डेफिनेट आंसर ना मिल सके, पर एटलीस्ट हम इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में। Why then, you may ask, waste time on such insoluble problems? To this one may answer as a historian or as an individual facing the terror of cosmic loneliness. तो अब यही चीज़ जो कि डेरेक पारफिट ने भी इसी चीज़ को पॉइंट आउट की कि कोई भी यही चीज़ कहेगा कि जब इसका कोई आंसर ही नहीं निकल रहा है तो फिर इस चीज़ पे, इस इनसॉल्युबल चीज़ पे क्यों डिस्कशन करना है जब हमें पता है कि इसका कोई आंसर निकलना नहीं है। आंसर ऑफ द हिस्टोरियन इन सो फार एज आई एम केपेबल ऑफ गिविंग इट विल अपीयर इन द कोर्स ऑफ दिस वर्क। तो इसका आंसर आगे जाकर हमें पता चलेगा। एवर सिंस मैन बिकेम केपेबल ऑफ फ्री स्पेकुलेशन देयर एक्शंस इन इन्यूमरेबल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैव डिपेंडेंट अपॉन देयर थ्योरीज एज टू वर्ल्ड ह्यूमन लाइफ, एज टू व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल। तो जब से ह्यूमन माइंड के पास ये इंडिपेंडेंस और फ्रीडम आ गई कि वो खुद के स्पेकुलेशंस कर सके, एडवेंचर्स कर सके इनटू नॉलेज एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट क्वेश्चंस, तब से एक चीज़ है कि हमने हमेशा से कोशिश की ये चीज़ समझने में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। दिस इज़ एज ट्रू इन द प्रेजेंट डे एज एट एनी फॉर्मर टाइम। टू अंडरस्टैंड एन एज और अ नेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स फिलोसफी। तो किसी भी नेशन, किसी भी प्रेजेंट डे को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसकी फिलोसफी को समझना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड its philosophy, we must ourselves be in some degree philosophers. There is here a reciprocal causation. The circumstances of men's life do much to determine their philosophy, but conversely, their philosophy does much to determine their circumstances. तो एक रेसिप्रोसिटी हमें देखने को मिलती है कि उनकी फिलोसफी उनके सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड होती है और उनके सर्कमस्टांसेस उनकी फिलोसफी पे डिपेंड होती है। तो ये रेसिप्रोकल है। उनकी सर्कमस्टेंस को समझने के लिए उनकी फिलोसफी को समझना होगा, और अगर उनकी फिलोसफी को समझना है तो उनकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को समझना पड़ेगा। दिस इंटरेक्शन थ्रू अ सेंचुरी विल बी द टॉपिक। तो ये बर्टन रसन पूरी हिस्ट्री को स्पेकुलेट करेंगे, पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ऑल थ्रू द रेनेसां पीरियड एंड इन सब चीज़ों के बारे में। There is also, however, a more personal answer. Science tells us what we can know, but what we can know is little, and if we forget how much we cannot know, we become insensitive to so many things of very great importance. तो साइंस हमें वो बताता है जो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो हम समझ सकते हैं वो बहुत कम है। और अगर हम ये चीज़ भूल जाएँ, उन चीज़ों के बारे में समझना भूल जाएँ जिनको हम नहीं समझ सकते, तो कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर करेंगे या निगलेक्ट कर देंगे। Theology, on the other hand, induces a dogmatic belief that we have knowledge where in fact we have ignorance. एक तरफ साइंस का हमने समझ लिया, ये वो चीज़ हमें बताता है जो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो हम समझ सकते हैं वो बहुत कम है, और जो नहीं समझ सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंस उन चीज़ों को आंसर नहीं करता जिन्हें नहीं समझ सकते हैं। दूसरी तरफ थियोलॉजी हमें कुछ ऐसा वो करने की कोशिश करता है कि हम ये बहुत डेफिनेट नॉलेज है, बट एक्चुअली में वो इग्नोरेंस है। हम एक्चुअली में उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ उनका एक आंसर देकर कहीं ना कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के, कुछ भी बना कर उन उस चीज़ की एक्चुअल रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ खुद की एक कोई फैंटेसी क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ में। Uncertainty in the presence of vivid hopes and fears is painful but must be endured if we wish to live without the support of comforting fairy tales. It is not good either to forget the questions that philosophy asks or to persuade ourselves that we have found indubitable answers to them. To teach how to live without certainty and yet without being paralyzed by hesitation is perhaps the chief thing that philosophy in our age can do for who study it. तो philosophy का एक सबसे chief thing ये करना है कि भले ही हमारे पास किसी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है, फिर भी हम एक चीज़ पर अटक ना जाएँ। हम उस चीज़ के बारे में मतलब कुछ सोचते रहे, करते रहे, उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा फाइंड करते रहे। फिलॉसफी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम थियोलॉजी बिगैन इन ग्रीस। तो अब हम पूरे फिलॉसफी की हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे। फिलॉसफी में क्या था? फिलॉसफी जो है वो ग्रीस में स्टार्ट हुआ 6th century BC में, जिसने पूरी तरीके से इट वॉज अगेन सबमर्ज बाय थियोलॉजी एज क्रिश्चियनिटी रोज एंड रोम फेल। तो जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी रोज राइज होता गया, क्रिश्चियनिटी की पावर बढ़ती गई, तो फिलॉसफी को वापस से रिलीजन की तरह ट्रीट करने जाने लगा। उसके सेकेंड ग्रेट पीरियड जो था वो 11th से 14th century में था, और ये कैथोलिक चर्च ने डोमिनेट किया। तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी उस टाइम पे थी, लेकिन वो रिलीजन के अंडर पढ़ी जाती थी और समझी जाती थी। तो कुछ ग्रेट रिबेल्स को छोड़ के, जैसे कि एम्परर फ्रेडरिक टू थे, ये पीरियड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करेगा, कल्टिमेटेड इन द रिफॉर्मेशन। तो बेसिकली सेकेंड पीरियड में कुछ रिबेल्स थे, लेकिन ज़्यादातर फिलोसफी को एज रिलीजन व्यू करे जाने लगा। थर्ड पीरियड जो था वो 17th century से प्रेजेंट डे तक है, जो कि साइंस से डोमिनेटेड है। तो फिलोसफी सेकंड पीरियड में रिलीजन से डोमिनेटेड था। अब थर्ड पीरियड जो कि 17 से प्रेजेंट सेंचुरी तक है, वो साइंस से डोमिनेटेड है कि फिलोसफी को साइंस के डोमेन में पढ़ा जाता है।
ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ रिमेन इंपॉर्टेंट बट आर फेल्ट टू नीड जस्टिफिकेशन। जो जो ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स है, सुपरस्टिशंस है, वो इंपॉर्टेंट आज भी है, माना जाता है, लेकिन उनको हमें जस्टिफाई करने की कोशिश पड़ती है, साइंस के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश पड़ती है। Few of the philosophers of this period are orthodox. From a Catholic standpoint, then the secular state is more important in their speculations than the church. Social cohesion and individual liberty, like religion and science, are in a state of conflict or uneasy compromise throughout the whole period. तो सोशल कोहिजन, इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी प्ले में है, इनके ऊपर बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, डिबेट्स हैं। इन ग्रीस सोशल कोहिजन वॉज सिक्योर्ड बाय लॉयल्टी टू द सिटी स्टेट। तो ग्रीस में सोशल कोहेजन का मतलब, सोशल हार्मनी का मतलब कि आप सिटी स्टेट को लॉयल हो। जो भी रूल अभी चल रहा है, जिस भी रूलर का रूल चल रहा है, एम्परर चल रहा है, उसकी तरफ आप लॉयल हो। इवन एरिस्टोटल, दो इन हिज टाइम अलेक्जेंडर वॉज मेकिंग द सिटी स्टेट ऑब्सलीट, कुड सी नो मेरिट इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटी। द डिग्री टू विच द इंडिविजुअल्स लिबर्टी वॉज curtailed बाय हिज ड्यूटी टू द सिटी वेराइड वाइडली। तो कहीं ना कहीं उसकी सिटी के प्रति उतनी उसकी लॉयल्टी थी, उसकी ड्यूटी थी कि उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी ख़त्म हो रही थी। In Sparta, he had little liberty as in modern Germany or Russia. In Athens, in spite of occasional persecution, citizens had in the best period a very extraordinary freedom from restrictions imposed by the state. तो स्पार्टा में देखा जाए, स्पार्टा में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बहुत स्ट्रिक्ट, और इंडिविजुअल लिबर्टी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर थी। एथेंस में टाइम टू टाइम इंडिविजुअल लिबर्टी को कर्टेल करने की कोशिश की जाती थी, या जो सिटी स्टेट है, जो भी रूल है, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करा जाता था, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन फिर भी एथेंस में कंपैरेटिवली ज़्यादा इंडिविजुअल लिबर्टी थी। Greek extraordinary freedom from restrictions imposed by a Greek thought down to Aristotle is dominated by religious and patriotic devotion to the city. Its ethical systems are adapted to the lives of citizens and have a large political element. तो जो कहीं ना कहीं एरिस्टोटल के भी जो थॉट है वो रिलीजन और पेट्रियोटिक डिवीजन, अपनी कंट्री, अपनी सिटी स्टेट जो है उसके प्रति डिवोशन, इन सबसे इन्फ्लुएंस्ड है। जब ग्रीक सब्जेक्ट बने फर्स्ट टू द मैकेडोनियंस देन टू द रोमन्स, तो टाइम टू टाइम कभी ग्रीक्स के ऊपर मैकेडोनियंस ने राज किया, कभी रोमन्स ने राज किया। जो कॉन्सेप्शन अप्रोप्रिएट टू द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वर नो लॉन्गर एप्लीकेबल। तो कहीं ना कहीं जो पहले जो फिलोसफिकल टीचिंग्स थी वो एप्लीकेबल नहीं रहने लगी। दिस प्रोड्यूस्ड ऑन द वन हैंड अ लॉस ऑफ विगर थ्रू द ब्रीच विद ट्रेडिशन, एंड द अदर हैंड अ मोर इंडिविजुअल एंड लेस सोशल एथिक। The Stoics thought of the virtuous life as a relation of the soul to God rather than as a relation of the citizen to the state. तो अब चेंजेस आने लगे। अब जैसे स्टोइक्स ने रिलीजन के ऊपर एम्फेसिस किया कि हमारा सोल और गॉड का जो रिलेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर दैन द सिटीजन एंड अ स्टेट। दे दस प्रिपेयर द वे फॉर क्रिश्चियनिटी। तो जो स्टोइक्स थे, मतलब धीरे धीरे करके ग्रीक में शुरुआत कैसे हुई फिलोसफी से, इंडिविजुअल फ्रीडम थी थोड़ी बहुत, एथेंस में थी, स्पार्टा में नहीं थी। धीरे धीरे करके फिर अब एज ऑफ रिलीजन आया जिसमें स्टोइक्स ने इस चीज़ की शुरुआत की और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिलने लगा, विच लाइक स्टोइसिज्म वॉज ओरिजिनली अनपोलाइट सिंस ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 3 centuries इट एडियरेंट्स वर डिवॉइड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट। तो क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव थी, इंडिविजुअल लिबर्टी ज़ीरो थी, और उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था स्टेट के ऊपर। Social cohesion during the 6.5 centuries from Alexander to Constantine was secured not by philosophy, not by ancient loyalties, but by force for a set of armies and of civil administration. तो लॉयल्टी लोगों के बीच में थी, लेकिन वो उनकी खुद की मर्जी से नहीं थी। वो सबसे पहले किस वजह से थी? आर्मी के फोर्स से, वायलेंस से, फिजिकल फोर्स से। किसी ने भी अगर उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो उसे यू नो परसिक्यूट कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब उनको बाउंड कर दिया गया था इन रीजंस की वजह से, उनकी खुद की मर्जी नहीं थी। रोमन आर्मीज, रोमन रोड्स, रोमन लॉ, रोमन ऑफिशियल्स फर्स्ट क्रिएटेड एंड देन प्रिजर्व्ड अ पावरफुल सेंट्रलाइज स्टेट। नथिंग वॉज एट्रीब्यूटेबल टू रोमन फिलोसफी सिंस देर वॉज नन। तो कोई रोमन फिलोसफी इतनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो भी था वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में था, पॉलिटिक्स में था, एवरीथिंग वॉज दैट। और लोग जो अध्ययर करते थे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के उससे ही अध्ययर करते थे। During this long period, the Greek ideas inherited from this age of freedom underwent a gradual process of transformation. तो अब जो एथेंस में एरिस्टोटल के टाइम पे, प्लेटो के टाइम पे जो इंडिविजुअल फ्रीडम में जो आइडियाज़ आए थे, जो फिलोसफीज़ क्रिएट हुई थी, उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कुछ पुराने आइडियाज़ जो थे वो रिलीजियस कह जाने लगे, गेंड इन रिलेटिव इंपॉर्टेंस, अदर्स मोर रैशनलिस्टिक व डिस्कार्डेड। तो जो रिलीजियस उसको सपोर्ट करते थे उनको एक्सेप्ट करे जाने लगे, और जो रैशनलिस्ट थे, जो रीज़न को अप्रोच करते थे, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाने लगा, क्योंकि वो स्पिरिट ऑफ एज को या रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते थे। इन दिस वे द लेटर पेगन्स ट्रिम्ड द ग्रीक ट्रेडिशन अंटिल बिगेन सुटेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इन क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन। तो जितना भी ग्रीक ट्रेडिशंस था पुराना एथेंस का, जो हम आगे आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे ऑफ इन ग्रीक फिलोसफी, जो थेलीज ने, जो पैरमेनाइड्स ने, जो यू नो
अलग अलग उन्होंने हेराक्लाइटस ने इन सब ने कहा था, तो उन सबको सिर्फ उस बेसिस पे सिलेक्ट जाने लगा जिनकी फिलोसफीज रिलीजन को सपोर्ट करती थी, क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करती थी, बाकी को डिसरिगार्ड कर दिया जाता था। क्रिश्चियनिटी पॉपुलराइज्ड एन इंपॉर्टेंट ओपिनियन ऑलरेडी इम्प्लिसिट इन द टीचिंग ऑफ स्टोरीज बट फॉरेन टू द जनरल स्पिरिट ऑफ एंटिक्विटी, आई मीन द ओपिनियन दैट अ मैन्स ड्यूटी टू गॉड इज मोर इंपेरेटिव दैन इज ड्यूटी टू द स्टेट। तो क्रिश्चियनिटी ने एक चीज़ लोगों को रियलाइज़ कराई कि इंसान की जो मैन की जो ड्यूटी है स्टेट के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी ड्यूटी गॉड के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस ओपिनियन दैट वी ऑट टू ओबे गॉड रादर देन मैन। तो हम भले ही एक बार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ओबे करें ना करें, जैसे कि आज हम एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट को ओबे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीफ रखते हैं, उसको कंप्लाई करते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान में बिलीफ रखना, रिलीजियस बिलीफ रखना, गॉड में, और गॉड के प्रति लॉयल होना। एज Socrates and apostles said, survived the conversion of Constantine because the early Christian emperors were Arians or inclined to Arianism. When the emperors became Orthodox, it fell into abeyance. In the Byzantine Empire, it remained latent, as also in the subsequent Russian Empire, which derived its Christianity from Constantinople. But in the West, where the Catholic emperors were almost immediately replaced, except in parts of Gaul, by heretical barbarian conquerors, the superiority of religious to political allegiance survived and to some extent still survives. तो हम देख रहे हैं कि एक जगह पर फिलॉसफी रिलीजन के अंडर था, एक जगह साइंस के अंदर था, डिफरेंट एजेस भी थे कुछ जगहों पर, कुछ टाइम पीरियड्स में। Barbarian invasion put an end for 6 centuries to the civilization of Western Europe. It lingered in Ireland until the Danes destroyed it in the 9th century. Before its extinction, it produced one notable figure, Scottish Erigena. In the Eastern Empire, Greek civilization in a desiccated form survived as in a museum till the fall of Constantinople in 1453, but nothing of importance to the world came out of Constantinople except an aesthetic tradition and Justinian's code of Roman law. तो इस टाइम पे फ़िलॉसफी बहुत ज़्यादा नहीं पॉपुलर थी, फ़िलॉसफी की स्टडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, और जो भी था वो सिर्फ रिलीजन के अंडर काम होता था। और इसी वजह से जस्टिनियन कोड्स ऑफ रोमन लॉ के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा हमें फ़िलॉसफी से मिला नहीं, क्योंकि फ़िलॉसफी इतना प्ले में था ही नहीं उस वक्त। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डार्कनेस फ्रॉम द एंड ऑफ द 5th century टू द मिडल ऑफ द 11th century, द वेस्टर्न रोमन वर्ल्ड अंडरवेंट सम वेरी इंटरेस्टिंग चेंजेस. The conflict between duty to God and duty to the state, which Christianity had introduced, took the form of conflict between church and king. तो अब क्रिश्चियनिटी ने जो कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस किया था कि आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेट, ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन द चर्च एंड द किंग कि आप ज़्यादा किसके लिए लॉयल हो, आप चर्च को ज़्यादा लॉयल हो, आप किंग को ज़्यादा लॉयल हो। तो ज़्यादा सुपीरियर कौन है, चर्च सुपीरियर है या किंग सुपीरियर है, किसको किसकी बात मानना है। द एक्लेसियास्टिकल jurisdiction of the Pope extended over Italy, France, and Spain, Great Britain, Ireland, Germany, Scandinavia, and Poland. At first, outside Italy and southern France, his control over bishops and abbots was very slight, but from the time of Gregory VII, it became real and effective. तो स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, इन जगहों पर रिलीजन ज़्यादा ओवर पावर करा था, क्योंकि पोप का ओवर किंग ज़्यादा सुपीरियॉरिटी थी। From this point on, the clergy throughout Western Europe formed a single organization directed from Rome, seeking power intelligently and relentlessly, and usually victorious until after the year 1300 in their conflicts with secular rulers. The conflict between church and state was not only a conflict between clergy and laity, it was also a renewal of the conflict between the Mediterranean world and the northern barbarians. तो अब 1300 ईयर तक और उसके कुछ समय बाद तक भी रिलीजियस का पूरा वो था, और ये पूरे सारे रिलीजियस ग्रुप्स थे, इन्होंने मिलकर एक क्लर्जी फॉर्म कर ली थी जिसका ही इम्पोजिशन चलता था। और जो लाइटी था, मतलब जो एक्चुअल रूलिंग क्लास थी, किंग्स थे, मिनिस्टर्स थे, उनसे ज़्यादा ओवर पावर करता था द क्लर्जी, द चर्च पीपल, उनकी ज़्यादा कही जाती थी और सुनी जाती थी। तो ये जो था, ये कॉन्फ्लिक्ट एक तो था क्लर्जी और लाइटी के बीच में। इट वॉज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड द नॉर्दर्न बारबेरियंस, क्योंकि बारबेरियंस जो थे वो रिलीजन को इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे, वेटेज नहीं देते थे। Unity of the church echoed the unity of the Roman Empire. The liturgy was Latin and its dominant men were mostly Italian, Spanish और Southern French. तो पूरे रोमन एम्पायर में जो ज़्यादातर डोमिनेटिंग लोग थे वो इटालियन, स्पेनिश या सदर्न फ्रेंच थे, और उसमें चर्च का ज़्यादा डोमिनेशन था। Their education, when education revived, was classical. Their concepts of law and government would have to be intelligent to Marcus Aurelius, and they were two contemporary monarchs. Church represented at once continuity with the past and what was most civilized in the present. तो जो कि एजुकेशन था वो भी चर्च से डोमिनेटेड था, वो भी रिलीजियसली डोमिनेटेड था और इन्फ्लुएंस था। और चर्च एक तरीके से दिखाता था कि वो चर्च जो था वो एक बेसिकली एक यूनिटी था बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। पूरे रोमन एम्पायर में अलग अलग जगहों की यूनिटी थी, पास्ट और प्रेजेंट की यूनिटी थी। तो चर्च एक तरीके से हर फील्ड में डोमिनेट करता था, वेदर बी इट टाइम, वेदर बी इट स्पेस।
Secular power, on the contrary, was in the hands of the kings and barons of Teutonic descent, who endeavored to preserve that decor of the institution that they had brought out of the forests of Germany. Absolute power was alien to those institutions, and so what appeared to these vigorous conquerors as a dull and spiritless legality. The king had to share his power with the feudal aristocracy, but all alike expected to be allowed occasional outbursts of passion in the form of war, murder, pillage और rape. तो कहीं ना कहीं किंग जो था उसको चर्च के अकॉर्डिंग चलना था, लेकिन हाँ कुछ कुछ समय पर आउटबर्स्ट थे जहाँ पर किंग ओवर पावर करता था, बट देन अगेन इन रियलिटी चर्च ही मतलब ओवर पावर कर रहा था. Monarchs might repent, for they were sincerely pious, and after all, repentance was itself a form of passion. सो मोनार्क्स किंग्स जो थे वो मर्डर के बाद, वॉर के बाद जाके फिर जाकर चर्च में ही रिपेंट करते थे फॉर देयर सिंस. और रिपेंटेंस ये जो करते थे अपने पापों के लिए, मतलब जो जिसको कहते हैं बेसिकली प्रायश्चित करते थे, वो भी बहुत ही पैशनेबल माना जाता था. मतलब वापस से कहीं ना कहीं मोनार्क का भी आउटबर्स्ट ज़रूर हुआ, लेकिन वो भी आके वापस से चर्च के अंडर हो गया. But the church could never produce in them the quiet regularity of good behavior which a modern employee demands and usually obtains of his employees. लेकिन चर्च फिर भी कहीं ना कहीं मोनार्क को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाया, रेगुलरिटी नहीं ला पाया, उनके बिहेवियर में डिसिप्लिन नहीं ला पाया जो वो एक्चुअली में करना चाहता था. तो चर्च ओवर पावर करता, लेकिन फिर फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट ज़रूर होते रहते थे मोनार्क्स के, जिसमें वो चर्च को ओवर पावर करके खुद की चलाता था. What was the use of conquering the world if they could not drink and murder and love and the spirit move them? तो मोनार्क्स का ये सोचना था कि क्या मतलब पूरी दुनिया पे राज करके अगर खुद की स्पिरिट हम जैसा चाहे वो जैसा ड्रिंक ना कर पाए, मर्डर ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड थी. तो मोनार्क्स का मानना था, मोनार्क्स इसलिए उनके अगेंस्ट जाते थे कि क्या मतलब फिर भी अपनी स्पिरिट को कंट्रोल कर करके रखे. एंड वाई शुड दे विद देयर आर्मीज ऑफ प्राउड नाइट सबमिट टू द ऑर्डर्स ऑफ बुकिश मैन, कि उनके पास इतनी पावर थी, इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज थी, और वो सबमिट करे किसको, जिनके पास कोई पावर ही नहीं थी, सिर्फ हाथ में बुक्स थी. बेसिकली द क्लर्जी, द प्रीस्ट, द फादर, द बिशप, द पोप, उन सबको जो कि सेलिब्रेट थे और आर्म्ड फोर्सेज नहीं रखते थे, जिनके पास सिर्फ बुक्स थी, तो उनको सबमिट करना, जबकि किंग के पास ज़्यादा फिजिकल फोर्स था. In spite of ecclesiastical disapproval, they preserved the duel and trial by battle, and they developed tournaments and courtly love. Occasionally, in a fit of rage, they would even murder eminent churchmen. तो कभी कभी फिट ऑफ रेज में वो कुछ अच्छे चर्चमैन को मर्डर भी कर देते थे, बट देन अगेन वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे बाय द चर्च और उनकी अथॉरिटी से. All the armed force was on the side of the kings, and yet the church was victorious. तो सारे आर्म्ड फोर्सेस, सारे फिजिकल पावर, सारा पैसे, सब कुछ किंग के साइड में था, लेकिन फिर भी ज़्यादा ओवर पावर किंग कौन सा था, चर्च था, वो ज़्यादा पावरफुल था. द चर्च वन पार्टली बिकॉज इट हैड ऑलमोस्ट अ मोनोपोली ऑफ एजुकेशन. तो चर्च के जीतने का कारण या चर्च के ओवर पावर करने और सुपीरियरिटी का कारण एक बहुत बड़ा मेन रीज़न था एजुकेशन, क्योंकि बचपन से एजुकेशन के थ्रू उसको एक इंसान को ग्रूम चर्च की तरफ किया जाता था, तो वो कैसे कंप्लीट सुपीरियरिटी और कंप्लीट सबमिशन किंग को देता था. पार्टली बिकॉज द किंग्स वर परपेचुअली एट वॉर विथ ईच अदर. तो वो कहाँ इतना रिफॉर्मेशन करते, क्योंकि किंग्स तो हमेशा वॉर पे रहते थे ज़्यादातर. तो जो भी कंट्री में चल रहा होता था या पूरे एम्पायर में चल रहा होता था, वो ज़्यादातर चर्च रेगुलेट करता था, इसलिए एजुकेशन भी चर्च रेगुलेट करता था, और चर्च ने एजुकेशन को अपने हिसाब से बना रखा था. Partly because the kings were perpetually at war with each other, but mainly because, with very few exceptions, rulers and people alike profoundly believed that the church possessed the power of the keys. The church could decide whether a king should spend eternity in heaven or in hell. The church could absolve subjects from the duty of allegiance and so stimulate rebellion. The church, moreover, represented order in place of anarchy and consequently won the support of the rising mercantile class. In Italy, especially, this last consideration was decisive. तो चर्च एक ऑर्डर रिप्रेजेंट करता था, एजुकेशन में चर्च की मोनोपोली थी. चर्च बेसिकली अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकता था कि एक किंग जैसा आदमी जिसके पास इतना फिजिकल फोर्स है, वो भी हेल में जाएगा या हेवन में जाएगा. तो लोग डरते थे कि चर्च के पास इतनी पावर होने के बाद उसकी स्पिरिट हेल या हेवन में जाएगी, वो चर्च डिसाइड करा. तो चर्च हैज़ टू बी मोर पावरफुल, एंड इट रिप्रेजेंटेड ऑर्डर इन प्लेस ऑफ एनार्की, क्योंकि किंग जो रूल करता था वो तो एनार्की था. किंग की जो इच्छा हुई कभी भी मर्डर कर दिया, कभी भी लव कर दिया, किसी को भी प्रमोट कर दिया, किसी को भी डिमोट कर दिया. उसके कंपैरिजन में चर्च एक ऑर्डर दिखाता था, तो लोग चर्च की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे. द चर्च एंड वन द सपोर्ट ऑफ द राइजिंग मर्केंटाइल क्लास, जो मर्चेंट क्लास की थी, स्पेशली इटली में.
The Teutonic attempt to preserve at least a partial independence of the church expressed itself not only in politics but also in art, romance, chivalry, and war. It expressed itself very little in the intellectual world because education was mostly wholly confined to the clergy. The explicit philosophy of the Middle Ages is not an accurate mirror of the times but only of what was thought by one party. तो जो मिडिल एजेस की फ़िलासफ़ी थी वो एक्चुअली में एक रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कंप्लीट या ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं था पूरी सोसाइटी का या पूरी रियलिटी का, बट सिर्फ जो कुछ लोग थे उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से था, बहुत ही प्रिविलेज था, बहुत ही बायस था. अमंग ecclesiastics, however, especially among the Franciscan friars, a certain number for various reasons were at variance with the Pope. In Italy, moreover, culture spread to the laity some centuries sooner than it did north of Alps. Frederick Drew, who tried to found a new religion, represents the extreme of anti-papal culture. तो एंटी पोप कल्चर का सबसे एक्सट्रीम हमें इंस्टेंस देखने को मिलता है फेडरिक टू के थ्रू, जिन्होंने एक नया ही रिलीजन बनाने की कोशिश की थी. थॉमस एक्विनास, हु was born in the kingdom of Naples, where Frederick II was supreme, remains to this day the classic exponent of papal philosophy. Dante, some 50 years later, achieved a synthesis and gave the only balanced exposition of the complete medieval world of ideas. After Dante, for both for political and for intellectual reasons, the medieval philosophical synthesis broke down. तो डांटे के बाद कहीं ना कहीं एक ऑर्डर जो चलता रहा था वो ब्रेक डाउन हो गया उसका. इट हैड वाइल इट लास्टेड अ क्वालिटी ऑफ टाइडीनेस एंड मिनिएचर कंपनी. तो जब तक भी था, भले ही चर्च की ओवर पावर थी, लेकिन एक एक टाइडीनेस थी, एक क्लेनलीनेस था, एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा था, एक कंप्लीटनेस मेंटेन हो रही थी चर्च के अंडर में. तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं रेगुलर थी, ऑर्गेनाइज्ड थी. Whatever the system took account was placed with precision with relation to the other contents of its very finite cosmos. But the Great Schism, the Conciliar movement, and the Renaissance papacy led to the Reformation, which destroyed the unity of Christendom and the scholastic theory of government and centered around the Pope. तो कहीं ना कहीं रेनेसॉ के बाद, रिफॉर्मेशन के पीरियड के बाद, जो क्लर्जी, जो रिलीजन के पास पावर थी वो ख़त्म होने लगी. एक रिफॉर्मेशन हुआ ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स. In the Renaissance period, new knowledge, both of antiquity and of Earth's surface, made men tired of systems which were felt to be mental prisons. तो कहीं ना कहीं रेनेसॉ पीरियड में जो नई एज आई साइंस की, रीज़न की, पूरे वर्ल्ड की, गवर्नमेंट की, नॉलेज की, उसमें लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि जो ये चर्च इतना सिस्टम इम्पोज कर रहा था, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज कर रहा था, लोग उससे थक चुके थे. जो उसको समझते थे, वो चर्च को, रिलीजन को एक तरीके से मेंटल प्रिजन समझने लगे थे कि ये करो, वो मत करो, पूरी तरीके से पूरी प्राइवेट लाइफ हो, पब्लिक लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ ही चर्च और क्रिश्चियनिटी रेगुलेट करता. मेन की खुद की इंडिविजुअल कुछ फ्रीडम था ही नहीं. तो वो रिलीजन को मेंटल प्रिजन जैसे समझने लगे थे. और इसी वजह से रेनेसॉ के टाइम पे, रेफॉर्मेशन के टाइम पे ये सब चीज़ें जो है वो चेंज होने लगी. जो कोपर्निकल एस्ट्रोनॉमी थी, जिसने बहुत सारे नए रेवोल्यूशंस होने लगे, जो कि हमने एग्जाम्पल दिए अभी साइंटिफिक टेम्पर के, उसमें भी एग्जाम्पल्स हम जिसमें देखेंगे आगे कि किस तरीके से रेवोल्यूशन होने लगी कि अर्थ सन के आसपास घूम रहा है, ना ही सन अर्थ के आसपास घूम रहा है. ये एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिविलेशंस. तो इस वजह से रिलीजन साइड में हंस के और साइंटिफिक थ्योरी ज़्यादा आने लगी. Assigned to the earth and to man a humbler position than they enjoyed in the Ptolemaic theory. Pleasure in new facts took place. Among intelligent men of pleasure in reasoning, analyzing, systemizing, नई knowledge आने लगी reason में, rationality में. Although in art the Renaissance is still orderly, in thought it prefers a large and fruitful disorder. तो आर्ट में रेनेसॉ अभी भी वो था, मतलब एक नया डिसऑर्डर आ गया पूरी तरीके से, नॉलेज का, सिस्टम का, क्योंकि अब रिलीजन से हटके साइंस का एज था, नया एज था. In this respect, Montaigne is the most typical exponent of the age. In the theory of politics, as in everything except art, there was a collapse of order. The Middle Ages, though turbulent in practice, were dominated in thought by a passion for legality and a precise theory of political पावर. तो कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लीगल लॉज, रूल्स, सिस्टम्स, गवर्नेंस एंड साइंस एंड एविडेंस, फैक्ट्स, ये सब चीज़ों की तरफ पैशन आने लगा. पॉलिटिक्स में थ्योरी आने लगी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, और ना ही सिर्फ कि इनफॉर्मली क्लर्जी सब कुछ मेंटेन कर रहा है. All power is ultimately from God. He has delegated power to the Pope in sacred things and to the Emperor in secular matters. अब bifurcation होने लगा कि स्पिरिचुअल मैटर्स में या सेक्रेट थिंग्स में पोप के पास पावर है, लेकिन सेक्युलर मैटर्स में, गवर्नेंस के मैटर में, पॉलिटिकल मैटर्स में एम्परर के पास पावर है. तो ये जो नया एज था, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी पावर देने लगा रिलीजन से लेकर.
Pope and emperor alike lost their importance during the 15th century. Pope became merely one of the Italian princes engaged in the incredibly complicated and unscrupulous game of Italian power politics. The new national monarchies in France, Spain, and England had in their own territories a power with which neither Pope nor एम्प्रर कुड इंटरफियर. लेकिन अब एक और वो आया कि इसमें इस नए एज में ना पोप के पास पावर थी ना एम्प्रर के पास पावर थी, क्योंकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा, ग्रेट ब्रिटेन में देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज इंस्टिल होने लगी, तो लोगों के पास पावर होने लगी और पोप और एम्प्रर दोनों अपनी सिग्निफिकेंस खोते रहे. The national state, largely owning to gunpowder, acquired an influence over men's thoughts and feelings which had not had before, and which progressively destroyed what remained of the Roman belief in the unity of civilization. तो पहले जो पावर थी वो गन पावर थी, यानी फिजिकल फोर्स में पावर थी, लेकिन अब लोग अपने हाथ में पावर लेने लगे, जो कि हम ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन के एग्जाम्पल से पढ़ चुके हैं. कि किस तरीके से जो मिडिल क्लास थी, जो लोअर क्लास थी, अब वो आई, उन्होंने पावर ली. This political disorder found expression in Machiavelli's Prince. In the absence of any guiding principle, politics becomes a naked struggle of power. The prince gives sure advice as to how to play this game successfully. What had happened in the great age of Greece happened again in Renaissance Italy. Traditional moral restraints appeared because they were seen to be associated with superstition. The liberation from fetters made individuals energetic and creative, producing a rare florescence of genius. But the anarchy and treachery which inevitably resulted from the decay of morals made Italians collectively important, and they fell like the Greeks under the domination of nations less civilized than themselves but not so destitute of social cohesion. तो जो ग्रीस में पहले हुआ था वही अब इटली में रिपीट होने लगा कि कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आई, कहीं ना कहीं नॉलेज, रीज़न, रैशनैलिटी का एक बूस्ट हुआ, लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने लगे, लेकिन इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मोरालिटी डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि अब मॉरल पावर से लोग जो है वो मोरालिटी की तरफ ना होने लगी. और एक बूस्ट तो आया मे बी इकोनॉमी में, लोगों में एक नया पैशन जागा टू समथिंग न्यू, टू समथिंग रीजनेबल, लेकिन इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मोरालिटी में डिक्रीज होने लगा. The result, however, was less disastrous than in the case of Greece, because the newly powerful nation, with the exception of Spain, showed themselves as capable of great achievement as the Italians had been. लेकिन ग्रीस में जैसा डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ इटली में, क्योंकि अब लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा देखिए ऑर्डर हट चुका था. पहले क्लर्जी ऑर्डर मेंटेन करा था, क्लर्जी हट चुका था. एम्प्रर के पास पावर थी, अब एम्प्रर भी इनसिग्निफिकेंट होने लगा था, तो लोग क्योंकि आ गए थे, तो एक कन्फ्यूजन सा, केओस सा क्रिएट हो गया था. From the 16th century onward, the history of European thought is dominated by the Reformation. तो 16th century से रिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डोमिनेट होने लगा. रिफॉर्मेशन वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैनी साइडेड मूवमेंट एंड ओड इट सक्सेस टू अ वेराइटी ऑफ कॉजेज. इन द मेन इट वॉज अ रिवोल्ट ऑफ द नॉर्दर्न नेशंस अगेंस्ट द रिन्यू डोमिनियन ऑफ रोम. रिलीजन तो रोमन फोर्सेस के, रोमन एम्पायर के अगेंस्ट रिफॉर्मेशन जो है वो एक तरीके से एडवेंचर था. रिलीजन वॉज द फोर्स दैट हैड सबड्यूड द नॉर्थ, बट रिलीजन इन इटली हैड डिकेड. तो इटली में रिलीजन पूरी तरीके से ख़त्म होने लगा था. वॉज द फोर्स दैट हैड सबड्यूड. The papacy remained as an institution and extracted a huge tribute from Germany and England, but these nations, which were still pious, could feel no reverence to the Borgias and Medicis, who professed to save souls from purgatory in return for cash, which they squandered on luxury and immorality. अब जो मेडिचीज थे, जो बोर्जियास थे, ये बेसिकली पावरफुल क्लासेस थी, एलीट क्लासेस थी इटली की. जैसे इटली की मेडिचीज बहुत ही पावरफुल क्लास थी, जो क्या करती थी, मेडिचीज बेसिकली क्लर्जी बिलोंगिंग क्लास थी, जो कि लोगों से पैसे लेते थे और इंटर्न उन्हें कहते थे कि आप हमें पैसे दो और हम आपको मॉरल पावर्स देंगे, आप हेवन में जाओगे, ये सब करोगे. और इंटर्न वो मेडिचीज क्या करती थी, खुद पैसे लेके और हाईली इमोरल होने लगी थी. तो कहीं ना कहीं पेपेसी, पोप, रिलीजन ये सब एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो उस वही पावर एंजॉय नहीं कर पाता था जो कि वो पहले करता था. National motives, economic motives, and moral motives all combined to strengthen the revolt against Rome. Moreover, the princes soon perceived that if the church in their territories became merely national, they would be able to dominate and would thus become much more powerful at home than they had been while sharing dominion for the Pope. For all these reasons, Martin Luther King's theological innovations were welcomed by rulers and peoples alike throughout the greater part of Northern Europe. तो उसका जो मार्टिन लूथर किंग था वो अगेंस्ट चर्च था, अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी था, लेकिन फिर भी जो नए डेवलपमेंट और नए इंस्टेंसेस और नए सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो रहे थे रोम में अगेंस्ट द एम्परर, अगेंस्ट द रिलीजन, इस वजह से लूथर को कहीं ना कहीं लूथर की जो वर्क्स थी वो लोग एक्सेप्ट करने लगे थे. द कैथोलिक चर्च was derived from three sources. Its sacred history was Jewish, its theology was Greek, its government and canon law were at least indirectly Roman. अब जो कैथोलिक चर्च था वो इतना पावर इसलिए इंजॉय करता था क्योंकि वो अलग अलग स्फीयर के लोगों से अपना पावर डिराइव करता था. तो उसकी सेक्रेट हिस्ट्री जो थी वो ज्यूविश थी, उसकी थियोलॉजी थी वो ग्रीक लैंग्वेज में थी, जो उसका वो लिखा हुआ था. उसकी गवर्नमेंट और कैनन लॉ जो वो रोमन से इंस्पायर्ड थी, मतलब उसकी थियोलॉजी ग्रीक थी,
हिस्ट्री ज्यूविश थी, गवर्नमेंट रोमन थी, तो कहीं न कहीं बहुत बड़े स्फीयर को कवर कर रहा था कैथोलिक चर्च। रिफॉर्मेशन जो था उसने रोमन एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया था कंप्लीटली, कि जो रोमन पावर था, रोमन एम्पायर था, इसको रिजेक्ट कर दिया था। ग्रीक एलिमेंट्स को सॉफ़न कर दिया था, कि जो थियोलॉजी कह रहा था कि रिलीजन जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट करता था मैन को, उसको सॉफ़न कर दिया था कि अब इतनी हमें ऑर्थोडॉक्सी रखने की ज़रूरत नहीं है हमारी लाइफ में, और जुडाइक एलिमेंट्स को बहुत ही स्ट्रेंथन कर दिया था। इसलिए जूइश लोग जो थे वो इस टाइम पे बहुत ही पावरफुल हो गए थे, और वो क्या कर रहे थे कि वो बहुत ही वो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल थे, वेल्दी थे, फाइनेंशियली थे, उनका बहुत ही इन्फ्लुएंस था उस वक्त सोसाइटी में। तो इट कोऑपरेटेड विद द नेशनलिस्टिक फोर्सेज विच वर अनडूइंग द वर्क ऑफ सोशल कोहेजन विच हैड बीन अफेक्टेड बाय द फर्स्ट रोमन एम्पायर एंड देन बाय द रोमन चर्च। तो अब जो सोशल कोहिजन था, और वो सोशल कोहिजन जो चर्च और एम्परर की वजह से था, कि एक आप लॉयल्टी या तो चर्च को दे रहे हो या एम्परर को दे रहे हो, वो खत्म होते जा रहा था। कैथोलिक डॉक्ट्राइन में डिवाइन रेवलेशन डिड नॉट एंड विद स्क्रिप्चर्स बट कंटिन्यूड फ्रॉम एज टू एज थ्रू द मीडियम ऑफ द चर्च, टू विच देयरफॉर इट वाज द ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल टू सबमिट इट्स प्राइवेट ओपिनियंस। तो स्क्रिप्चर्स के बाद अब जो चर्च था, लॉयल्टी टुवर्ड्स द चर्च अब इंश्योर कर रहा था उसके स्क्रिप्चर्स के कंटिन्यूएशन को। Protestants, on the contrary, rejected the church as a vehicle of revelation. Truth was to be sought only in the Bible, which each man could interpret for himself. अब कैथलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म के बीच में दो अलग ये उसके वो हो गए थे, जैसे कि रिलीजन्स के बीच में वो हो गया था। जो कैथोलिक चर्च था वो बहुत ज़्यादा चर्च के ऊपर फोकस कर रहा था। पोप जो कह रहा था, फादर जो कह रहा था, चर्च जाना है, चर्च जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कह रहा है उसको आपको मानना है, वो सब आपको करना है। चर्च जो कुछ भी कह रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहा है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन, सुपरस्टिशन, रिलीजियस बिलीफ्स वगैरह। दूसरी तरफ ये जो नया वेव आया था प्रोटेस्टेंट्स का, इनका कहना था कि बाइबल फ्री है इंटरप्रेट करने के लिए, हर कोई अपने हिसाब से बाइबल को इंटरप्रेट करे, और आपको ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मानो जो कि चर्च आपको मानने के लिए कह रहा है। If men differed in their interpretation, there was no divinely appointed authority to decide the dispute. In practice, the state claimed the right that had formerly belonged to the church, but this was usurpation. In Protestant theory, there should be no earthly intermediate between the soul and the God. तो कैथोलिक चर्च क्या कह रहा था कि जो पोप है, जो चर्च है, वो गॉड और ह्यूमन के बीच में कनेक्शन है, कि अगर ह्यूमन को गॉड तक पहुंचना है तो उसको चर्च के थ्रू ही होके जाना पड़ेगा। और प्रोटेस्टेंट का कहना है कि नहीं, गॉड और ह्यूमन के बीच में, सोल के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, आप फ्री हो, आप बाइबल को अपनी तरह से इंटरप्रेट करो, आपको जो करना है आप रिलीजन को वैसे फॉलो करो। कुछ ऑफकोर्स रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, लेकिन बेसिकली मैन और गॉड के बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं था कि चर्च डिसाइड करेगा आप हेल में जा रहे हो, हेवन में जा रहे हो। गॉड और मैन के बीच में कोई नहीं था। The effects of this change were momentous. Truth was no longer to be asserted by consulting authority but by inward mediation. तो अब ट्रूथ, अब ये जो चेंजेस थे इसके बाद से, ट्रूथ वो नहीं था जो चर्च ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने कहा, बल्कि ट्रूथ वो था जो आपको लगता सही था, जो आपकी कॉन्शियंस आपको कह रही थी। There was a tendency quickly developed towards anarchism in politics and religion, towards mysticism, which has always fitted with difficulty into the framework of Catholic orthodoxy. There came to be not one Protestantism but a multitude of sects, not one philosophy opposed to scholasticism, but as many as there were philosophers, and in the 13th century, one emperor opposed to the Pope, but a large number of heretical kings. तो बहुत सारी डिफरेंट फिलोसफी आने लगी, बहुत सारे डिफरेंट सेक्ट्स आने लगे, फिलोसफीज आने लगी। तब कोई एक सिर्फ चर्च नहीं था। प्रोटेस्टेंटिज्म के बाद बहुत अलग अलग डिफरेंट थॉट आने लगे, और सब सही थे अपने हिसाब से, क्योंकि गॉड फ्री था इंटरप्रेट करने के लिए, गॉड और मैन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। So, the result in thought as in literature was a continually deepening subjectivism. तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आने लगी, कि अब कोई भी ट्रूथ ऑब्जेक्टिव नहीं था, सब्जेक्टिव था, आपके हिसाब से ट्रूथ आपको जो लगता था वो था। Operating at first as a wholesome liberation from spiritual slavery, but advancing steadily towards personal isolation inimical to social sanity. Modern philosophical begins with Descartes, whose fundamental certainty is the existence of himself and his thoughts. A modern philosophy हम Descartes के थ्रू देखते हैं। Descartes ने बताया therefore I am, आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई एम, जिसमें कि उसने खुद के ऊपर फोकस किया है, उसके खुद के थॉट्स के ऊपर, फ्रॉम विच एक्सटर्नल वर्ल्ड इज टू बी इन्फर्ड। तो अगर हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में समझना है तो सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, और खुद से एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन हमें नहीं बताएगा कि हम क्या है, एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या है। This was only the first stage in development through Berkeley and Kant to Fichte, for whom everything is only an emanation of the ego. This was
insanity, and from this extreme philosophy has been attempting ever since to escape in the world of everyday common sense. With subjectivism in philosophy, anarchism, and unacknowledged disciples had developed the doctrine of Anabaptism, which for a time dominated the city of Munster. The Anabaptists repudiated all law since they had held that the good man will be guided every moment by the Holy Spirit. तो Anabaptists जो थे उन्होंने सारे लॉज को ख़त्म कर दिया और उनका एक ही मानना था कि जो मैन है वो होली स्पिरिट से गाइडेड होगा, अपने आप से वो गाइडेड होगा, who cannot be found by formulas. तो हम restrictions impose नहीं कर सकते. From this premise they arrive at communism and sexual promiscuity. They therefore examined after a heroic resistance, but their doctrine in softened forms spread to Holland, England, and America, historically in the source of Quakerism. A fiercer form of anarchism, no longer connected with religion, arose in the 19th century in Russia and Spain, and to a lesser degree in Italy. It had considerable success and to this date remains a bugbear of the American immigration authorities. तो अब हम देख सकते हैं कि होलैंड में, इंग्लैंड में, रशिया, मतलब कहीं न कहीं पर एक एनार्किज़्म आने लगा था। एनार्किज़्म क्योंकि अब जो रूल था वो डेफ़िनेट नहीं था कि किसके हाथ में। ना वो रूलर के हाथ में था, ना वो पोप के हाथ में था, वो कॉमन लोगों के हाथ में था, लेकिन कोई डेफ़िनेट रूल था नहीं। दिस मॉडर्न फॉर्म, दो एंटी रिलीजियस, हैज़ स्टिल मच ऑफ द स्पिरिट ऑफ अर्ली प्रोटेस्टेंटिज़्म. It differs mainly in directing against secular governments and the hostility that Luther directed against popes. Subjectivity, once let loose, could not be confined within limits until it had run its course. तो एक बार सब्जेक्टिविटी को प्रोटेस्टेंटिज्म ने बर्थ दे दिया था कि आप फ्री हो अपने तरफ से बाइबल को इंटरप्रेट करने के लिए, तो अब उसको उसके ऊपर रोक लगाना मुश्किल था। अब सब्जेक्टिविटी इनन्यूमरेबल उसमें हो रहा था। मॉरल्स में प्रोटेस्टेंट एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल कॉन्शियंस वाज एसेंशियली एनार्किक. Habit and custom were so strong that, except in occasional outbreaks such as of the Munster, the disciples of individualism in ethics continued to act in a manner which was conventionally virtuous. This was a precarious equilibrium. The 18th century cults of sensibility began to break it down. An act was admired not for its good consequences or for its conformity to a moral code, but for the emotion that it inspired. तो अब जो लोग काम करने लगे वो अब इसीलिए नहीं अपलोड किया जाता था क्योंकि वो बहुत ही मॉरल था या बहुत वो था, बट इसलिए क्योंकि वो इंस्पिरेशन था। लोग करने लगे कि अच्छा इन्होंने कुछ नए करने की पावर रखी, कुछ मतलब कुछ going against the authority. Out of this attitude developed the cult of the hero as it expressed by Carlyle and Nietzsche, and the Byronic cult of violent passion of no matter what kind. Romantic movement in art and literature and in politics is bound up with subjective way of judging men not as members of community but as aesthetically delightful objects of contemplation. Tigers are more beautiful than sheep, but we prefer them behind bars. तो अब पावर वायलेंस की इसमें वो होने लगी कि टाइगर्स को ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन बिहाइंड बार्स, मतलब इस तरीके से एक थॉट आने लगा पूरी तरीके से कि एक सॉफ्टन हो गया हर चीज़, कि जो पैशन था, जो वायलेंस था, वो जो हर चीज़ एकदम सॉफ्टन हो गई। आर्ट और पॉलिटिक्स में अब एस्थेटिक्स की तरफ लोग ज़्यादा मूव करने लगे, बारबेरियन की तरह ना बिहेव करने लगे। Typical romantic removes the bars and enjoys the magnificent leaps with which a tiger engages a sheep. He exhorts men to imagine themselves as tigers, and when he succeeds, the results are not wholly pleasant. Against the more insane forms of subjectivism in modern times, there have been various reactions. First, a halfway compromise philosophy, the doctrine of liberalism, which attempted to assign the respective spheres of government and the individual. This begins in its modern form with Locke, which at most opposed to enthusiasm, the individualism of Anabaptists, so as to absolute authority and blind subservience to tradition. तो अब इंडिविजुअलिज्म आने लगा, एनार्किज्म आने लगा, इंडिविजुअल्स जो है वो अपने हाथ में सब चीज़ें कंट्रोल करने लगे और ट्रेडिशन को अब ज़्यादा कंडेम करे जाने लगा, क्योंकि ट्रेडिशन को देखा जाता था कि एक तरीके से हमारे ऊपर बाउंडेशंस है, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। A more thoroughgoing revolt leads to the doctrine of state worship, which assigns to the state that position that Catholicism gave to church and even sometimes to God. Hobbes, Rousseau, Hegel represent different phases of this theory, and their doctrines are embodied practically in Cromwell, Napoleon, modern Germany. Communism in theory is far removed from such philosophy. तो हम देख सकते हैं हीगल की थ्योरी, हॉब्स की थ्योरी, ये सारी फिलोसफीज, रूसो की जे जीन जॉक रूसो की फिलोसफी, जैसे कि रूसो ने बहुत कुछ कहा है गवर्नेंस के ऊपर, हाउ द स्टेट हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेड, कैसे उसको ऑर्गेनाइज होना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी, जो हमें नेपोलियनिक जर्मनी वगैरह में दिखने लगी कि कैसे कंट्रीज़ ने एक्चुअली इन सिस्टम्स को, गवर्नेंस को अडॉप्ट किया था। Throughout this long development from 600 BC to the present day, philosophers have been divided into those who wish to tighten social bonds and those who wish to relax them. तो philosophers को इस तरीके से देखा जाने लगा जो कि bonds को tighten करे. Difference with this different others have been associated. Disciplinarians जो थे उन्होंने some sort system of dogma को instill करने की कोशिश की है कि discipline ने advocate किया है कि या तो नया या पुराने तरीके से या जिस भी तरीके से एक system, एक organization in place आए.
they have almost invariably taught that happiness is not the good but that nobility और heroism is to be preferred, कि सिर्फ हैप्पीनेस नहीं लेकिन नोबिलिटी करना है, हीरोइज्म करना है, पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म, हमें सैक्रिफाइस करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस होने लगा है. दे हैव हेल्ड अ सिंपैथी विद द इरेशनल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर सिंस दे हैव फेल्ट रीजन टू बी इनिमिकल टू सोशल कोहेजन. लिबर्टेरियंस जो थे ऑन द अदर हैंड, with the exception of the extreme anarchists, have tended to be scientific, utilitarian, rationalistic, hostile to violent passion, and enemies of the profound forms of religion. This conflict existed in Greece before the rise of what we recognize in philosophy and is already quite explicitly in the earliest Greek thought. तो हमें ये सब पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें पता चलेगा कि इन टाइम्स में जो फिलोसफीज़ हुई हैं, रूसो की, हॉब्स की, हीगल की, जब हाइडेगर की, ये जो डिफरेंट फिलोसफीज़ इन टाइम में जो डेवलप हुई है, ये सब इनके कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुई है. सोसाइटी उस वक्त कैसी थी, किस तरफ था, कभी रिलीजन की तरफ, कभी साइंस की तरफ, कभी इंडिविजुअलिज्म और सब्जेक्टिविटी की तरफ, कभी एनार्किज्म की तरफ, किस तरफ जो सोशल थॉट कह रहा था उससे फिलोसफीज बहुत ज़्यादा इंस्पायर और इन्फ्लुएंस हुई है. It is clear that each party to this dispute, as to all that persists through long periods of time, is partly right and partly wrong. तो कोई भी absolutely right नहीं है, हर चीज़ थोड़ी गलत है, थोड़ी सही है. सोशल cohesion एक necessity है कि सोशल हार्मनी होना ज़रूरी है, एंड मैनकाइंड हैज़ नेवर yet succeeded in enforcing cohesion by merely rational arguments. तो सिर्फ रैशनैलिटी या रीज़न के थ्रू सोशल कोहेजन हम नहीं कह सकते. कहीं ना कहीं रिलीजन, मोरालिटी, एथिक्स, इन सब का भी रोल प्ले करता है सोशल हार्मनी के अंदर. हर कम्युनिटी जो है वो दो ऑपोजिट डेंजर्स को एक्सपोज है. Ossification through too much discipline and reverence for tradition on the one hand, on the other hand dissolution or subjection to foreign conquest. तो हर तरीके से हम कम्युनिटी देख सकते हैं कि डेंजर्स रहा है, उसके खुद के इनहेरिट डेंजर्स भी रहे हैं, आउटसाइड डेंजर्स भी रहे, जब फॉरेन पावर्स ने उसको कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की, या फिर इनहेरेंट डेंजर्स भी जब खुद के सिस्टम्स ने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने की कोशिश की, उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की. जनरल में इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो है वो एक रिजिड और सुपरस्टिशियस सिस्टम के साथ स्टार्ट होते हैं, जो कि बहुत रिजिड थे, बहुत ही सुपरस्टिशियस थे, बहुत ही ज़्यादा रिलीजन में मानने वाले थे. ग्रेजुअली फिर वो थोड़े थोड़े रिलैक्स हुए, फिर एक वो जीनियस वाले एज में गए जहाँ पे गुड ओल्ड ट्रेडिशंस तो थे लेकिन इरेंट ईविल भी हमें जो है उसका डिसोल्यूशन दिखने लगा. तो फिर धीरे धीरे करके वापस ईविल आता है. तो ये पूरी एज आती है, पहले रिजिड सुपरस्टिशन, फिर थोड़ा रिलैक्सेशन, फिर थोड़ा सा रिलीजन अभी भी है लेकिन ईविल अभी डेवलप नहीं हुआ है. फिर एक ईविल की एज आती है जो कि एनार्की को लीड करती है, जहाँ पे किसी के पास भी पावर नहीं है, बहुत ही कन्फ्यूजन और केओस है. और फिर एक नई टायरनी और डेस्पोटिज्म आ जाते हैं जहाँ पर एक रूलर है जो सिर्फ अपनी चला रहा है, प्रोड्यूसिंग अ न्यू सिंथेसिस सिक्योर्ड बाय अ न्यू सिस्टम ऑफ डॉगमा. The doctrine of liberalism is an attempt to escape from its endless oscillation. The essence of liberalism is an attempt to secure a social order not based on irrational dogma and ensuring stability without involving more restraints than are necessary for the preservation of the community. Whether this attempt can succeed on the future can determine. तो वेदर ये अटेम्प्ट्स जो है, अब नहीं उसके अटेम्प्ट जो है वो सक्सीड होंगे कि नहीं, अभी हमें सिर्फ फ्यूचर से पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं.